उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। नमस्कार श्रोताओं, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज ऐसे कलाकार की बातें जो पुराने जमाने के महान गीतकार और पार्श्व गायक हैं। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। जिनके गीतों में ऐतिहासिक कहानियां सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम की गाथा भी। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। जिनके गीतों में धार्मिकता भी है और सामाजिकता भी। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। उनकी रचनाओं में प्यार मोहब्बत की बातें हैं और फलसफा भी है। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। जी हाँ, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप की मंदाकिनी जोशी से बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सुनिए इस बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को याद कर रहे हैं। इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठी हैं गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है आपका मितुल जी विविध भारती के इस स्टूडियो में। बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया। मितुल जी, हम उनके गीतों की बात कर रहे हैं, देशभक्ति गीतों की। साथ ही उन्होंने बहुत सारे भजन भी लिखे हैं प्रदीप जी ने, और जिन्हें हम सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा भजन ज्यादा अच्छा है या कौन सा कम है। तो आप बताइए कि भजन लिखने की जो उनकी आदत थी वो कैसे पड़ी और किस तरह से भजन की दुनिया में भी उन्होंने बहुत ही खूबसूरत भजन लिखे। उनकी माँ के द्वारा जो लोकगीत गाए जाते थे, भजन गाए जाते थे, वो भी उन्होंने बहुत आत्मसात किए बचपन से। तो भजन की आदत तो उनको भगवान के प्रति आस्था, भगवान के प्रति प्रेम। लेकिन आपको एक बात ये बताऊं कि भगवान उनके लिए कौन थे? अदृश्य शक्ति। ये नहीं है कि वो मंदिर जाएंगे या वहां जाके कुछ पूजा करेंगे। वो पूजा पाठ में बिल्कुल नहीं मानते थे, रिचुअल्स में नहीं। लेकिन उनके लिए आकाश में बैठा वो भगवान था जो उनकी बात सुनते हैं। अगर कभी आप सुनेंगे उनके गीत तो वो भगवान को भी ऐसे संबोधित करते हैं कि जो वो अपनापन से करते हैं। अगर आप ऊपर देख के ये कहे कि सूरज रे जलते रहना, रे, हाँ, तो ये रे जो है ना वो एक प्रेम का संबोधन है। तो उन्होंने भगवान को भी ऐसे ही संबोधन किया और गाने भी और भजन भी बहुत पॉपुलर लिखे। उनकी शुरुआत का एक भजन था, मैं तो आरती उतारू राधे श्याम की रे, राधे श्याम की रे मुक्ति धाम की रे। ये उनका शुरुआत की पहला भजन था फिल्म के लिए। और उसके बाद में अगर आप आगे चले तो मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की, वो तो बहुत पॉपुलर था। तो भजन लिखने में और मदद करो संतोषी माता। तो उनको भगवान के प्रति जो था ना वो भी आस्था मन से आती थी, ना कोई मंदिर में जाके। तो कई भजन ऐसे हैं और बैठ के लोग सुनते हैं तो वो भजन भगवान के भजन है। हरिदर्शन फिल्म आई थी, उसमें बहुत सारे भजन थे। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, वो भी एक बहुत पॉपुलर गीत था। बिल्कुल।
बहुत सारे हरिदर्शन फिल्म के गाने हैं जो भजन है। तो घर का माहौल कभी ऐसा हुआ कि आप बहनों ने मिलकर भी उन भजनों को गाया अपनी माँ के साथ? बहुत बार। माँ के साथ तो नहीं, माँ तो नहीं गाती थी। अच्छा। माँ तो कहे कि मैं तो इनके सामने कुछ नहीं गाऊंगी। हम गाते थे। अच्छा। तो जय जय नारायण नारायण हरि हरि वो हमको बहुत अच्छा लगता था। तो मितुल जी, आप कहें तो ये गीत हम आपको सुनवा दें? जरूर सुनवाइए। जय नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण, जय नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, ओ तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। हमने देखा तो यही लगा तेरे जग में है भगवन दगा ही दगा, दगा ही दगा, तेरे जग में है भगवन दगा ही दगा, दगा ही दगा, मन में सोचा तो ये जाना बिन तेरे यहाँ पर कोई न सगा, कोई न सगा, बिन तेरे यहाँ पर कोई न सगा, कोई न सगा, हम तुझ पे जाएं वारी वारी हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण हरि हरि, जय जय नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि। मितुल जी, कभी पिता के साथ बैठकर बात करने का मौका मिला? घर में तो हम लोग साथ में ही रहते थे ना, तो उसमें बातचीत तो रोज ही होती थी। और रोज बातचीत होने में जनरली मजाक भी बहुत करते थे। अच्छा। हाँ। उनको आप अगर देखें तो उनका जो स्वभाव था, खुलकर हंसते थे। हंसना उनका इतना खुलकर था, जो एक बच्चों की तरह हृदय जो साफ रहता है ना, वैसे ही इंसान ऐसे हंस सकता है। तो बैठ के बातचीत का तो बहुत मौका मिलता था, लेकिन जनरली बातचीत होती थी तो माँ के खिलाफ होती थी। अच्छा। आज तुम्हारी माँ ने जो दाल में हींग अच्छी नहीं डाली। अच्छा जी। और माँ वहां पर खड़े होके सुनते हैं। तो बेटा आज का जो खाना था वो थोड़ा सा हींग ठीक नहीं थी। फिर मजाक में हर एक बात में, तो वो चीज माँ को बहुत मन में खटका देती थी। अच्छा। हाँ ठीक है, मतलब हाँ। वो भी मजाक में, लेकिन वो बोलते ठीक है आज हींग ठीक नहीं हुई ना, ठीक है तो अब तुम ना आप एक काम करिए कि आप मालवा से ही हींग मंगा लो। तो वैसी ही बातचीत बैठ बैठ के हंसी मजाक चलती थी। और काफी कुछ बातचीत तो काफी होती थी, जैसे घर में परिवार में होती है। कभी प्रदीप जी ने आप बच्चों से पूछा हो भी पढ़ाई कैसी चल रही है, पढ़ने में कैसे हो, कुछ लिखते हो पढ़ते हो, मेरी तरह कुछ कविताएं लिखने की आदत है तुम लोगों में, क्या कभी ऐसा भी कहा उन्होंने? नहीं, उन्होंने कहा कभी लिखना नहीं। अच्छा। जो करना हो दूसरा कुछ करो, लिखना और फिल्म इंडस्ट्री के बारे में मत सोचना, और लिखना कभी तो कभी नहीं बनना, ऐसा उन्होंने कहा कि भाई आपको ठीक है मैं बहुत हो गया, अगर पैसे कमाने हैं तो इसमें मत पड़ा, कुछ और काम करना। तो फिर मैंने और कुछ काम किया, और तब भी उनको थोड़ा सा बुरा लगा था
जब मैंने अपना काम शुरू किया, पेंटिंग करना, लोगों को सिखाना, ड्राइंग सिखाना, तो उन्हें बुरा क्यों लगा? हाँ, तो यही बात है कि उनको बुरा क्यों लगा। बोलते कवि प्रदीप की बेटी है और वो बाहर जाके पैसे कमाएगी। अच्छा। हाँ। तो वो उनको जैसे तब एक ट्रेडिशनल पिता उनके मन में जागृत हुआ जी, कि भाई ये काम आप क्यों करेंगी। हाँ, लेकिन तब तक आप भी बड़ी हो गई थी, आपकी भी अपनी दुनिया बन चुकी थी, आपकी भी अपने सपने थे, अपने शौक थे। हाँ, तो तब माँ ने कहा कि नहीं, हमें तो उसको अपने पैरों पे खड़ा करना है। उसको अगर ये अच्छा लगता है और वो उसमें आगे बढ़ना चाहती है तो क्या हुआ। तो ये कोई थोड़ी कहेगा कि प्रदीप जी की बेटी है तो क्यों पैसे बाहर जाके कमाएगी। जाएगी बाहर जाके। मैं बहुत सारी डेमोन्स्ट्रेशंस देती थी कॉलेजेस में, स्कूल्स में। उसके बाद में उनको लगा कि नहीं ये तो अच्छा कर रही है। तो फिर कोई भी आएगा उनके पास तो उनको लेके आएंगे कि देखो मेरी बेटी का ड्राइंग, देखो मेरी बेटी ने आज ये पेंटिंग बनाया। वो फिर गर्व महसूस करने लगे। मितुल जी कहते हैं कि माँ कवि निराला भी उनकी कविताओं और उनकी आवाज की प्रशंसक थे। क्या ये बात सच है? बहुत सच है, क्योंकि निराला जी ने उनमें एक स्पार्क देखा, मतलब एक ऐसा कवि देखा जो बहुत सालों के बाद एक ऐसी भाषा यूज कर रहा था और छायावाद वगैरह जो है। तो निराला जी ने वो सुना उनकी कविता और उन्होंने उनके ऊपर पूरा एक आर्टिकल लिखा कि ये नवीन कवि प्रदीप जो आगे चल के बहुत आगे बढ़ेगा, ऐसा। जी। तो जैसा कि हम कह रहे हैं कि उन्होंने देशभक्ति गीतों को बहुत लिखा, बहुत बड़ी तादाद में उनके भजन हम देखते हैं। क्या कभी उन्होंने रोमांटिक गीत भी लिखे प्रदीप जी ने? रोमांटिक गीत भी अच्छे लिखे हैं और वो भी इतनी अच्छी भाषा में लिखे हैं कि कोई भी कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई वल्गर बात आई। प्रेम की बात भी उन्होंने कितनी अच्छी की है कि मेरे जीवन में किरण बन के बिखरने वाले, बोलो तुम कौन हो, बोलो तुम कौन हो। क्या बात है। हाँ, क्या बात। तो मेरे जीवन में किरण बन के बिखरने वाले, कितना सुंदर से उन्होंने संबोधन किया है प्रेमी को। या फिर दूसरा है कि ना जाने कहाँ हम थे, ना जाने कहाँ तुम थे। हाँ, तो ये भी बहुत सुंदर है। और एक हल्का फुल्का सा गाना भी है जो जगदीप के ऊपर फिल्माया गया था, ओ दिलदार बोलो एक बार क्या मेरा प्यार पसंद है। तो ये भी कितना सुंदर से गीत है, बहुत स्वीट। और कभी भी कोई भी इसको गा सकता है, हर पल के गीत है, हर पल के। ये रोमांटिक गाने भी उन्होंने लिखे और ज्यादातर युगल गीत थे ये। ओ दिलदार बोलो एक बार, क्या मेरा प्यार पसंद है तुम्हें। ओ गोरी सुकुमार हमारी सरकार, बड़ा तेरा प्यार पसंद है हमें। तेरी हर चाल ढाल गोरी जादू रही डाल, हो कमाल है, हो कमाल है। पिया देख लो जवानी का सुहाना ये सिंगार। ओ दिलदार बोलो एक बार, क्या मेरा प्यार पसंद है तुम्हें। ओ गोरी सुकुमार हमारी सरकार, बड़ा तेरा प्यार पसंद है हमें। कभी के हुए तेरे दिल भर, अब काहे की फिकर। करोगे जी कब मेरे दिल में घर, बोलो जादूगर। हम तो कभी के हुए तेरे दिल भर, अब काहे की फिकर। तो फिर आओ जी मेरा दिल बड़ा है बेकरार। ओ दिलदार बोलो एक बार, क्या मेरा प्यार
सुकुमार हमारी सरकार, बड़ा तेरा प्यार पसंद है हमें। आओ जीवन बिता ले पिया मौज मना ले, आओ जीवन बिता ले पिया मौज मना ले, मिल जुल के मिल जुल के। जरा हमको बता दे अब क्या है इरादे बुलबुल के, बुलबुल के। पिया बीच में ना कोई हो हमारी दीवार, ओ दिलदार बोलो एक बार, क्या मेरा प्यार पसंद है तुम्हें। ओ गोरी सुकुमार हमारी सरकार, बड़ा तेरा प्यार पसंद है हमें। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हम अभी रोमांटिक गाने उनके सुने भी सही और बात भी की हमने। जी जी बिल्कुल। उन्होंने कविता शुरू की थी रोमांटिक कविताओं से, और उसके बाद में जो है उनको देशभक्ति की कविता लिखने का मौका मिला, और वो फिर उन्होंने उसी लाइन पे अपनी कविताएं लिखी। तो एक रोमांटिक उनकी कविता बहुत शुरू शुरू में थी, और वो है मेरे छंदों के बंद बंद में तुम हो, वाह, प्रिय तुम हो। इन बरन बरन के विहंगों का कल कूजन, क्यों बरबस हर लेता है जन जन का मन। मैं खोज रहा था इस मिठास का कारण, हंस दिए तभी तुम, हुआ रहस्योद्घाटन। क्या बात है। और तुम मेरे काव्य स्वस्तिकों के कुमकुम हो, हाँ, मेरे छंदों के बंद बंद में प्रिय तुम हो। क्या बात है। तो ये रुमानियत, रुमानियत गहरी कितनी गहरी। तो मतलब ये है कि तुम मेरे काव्य स्वस्तिकों के कुमकुम, मतलब काव्य का जो स्वस्तिक है उसके कुमकुम हो। बहुत सुंदर। जिस तरह से उपाधियां दी हैं वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रदीप जी ने। ये भी उनकी एक कविता है जो रोमांस पे है। जी, और ये खासियत है कि इतना बड़ा कवि जो कि जन जागृति जिन्होंने पैदा कर दी, जिन्होंने देश प्रेम लोगों के दिलों में पैदा कर दिया, वो कभी रुमानियत के उस माहौल में भी थे जहां रुमानी कविता उनकी कलम से निकली, रुमानी गीत निकले इतने शानदार तरीके से जिन्हें हम आज भी गुनगुनाते हैं। तो हम बात करते हैं 1997 की। बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष था कवि प्रदीप जी के लिए, बताइए कैसे। उनको 1998 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला, जो 1997 का दादा साहेब फाल्के गिना जाएगा जी। लेकिन जब मिला तो वो इसमें मिला 98 में जी। दादा साहेब फाल्के अवार्ड बहुत इम्पोर्टेंट है फिल्म इंडस्ट्री के लिए। लेकिन तब भी वहाँ के जो आयोजक थे वो थोड़े चिंतित थे। किस बात पे? क्योंकि प्रदीप जी ने बीच में ये बोल दिया था कि मैं कोई अवार्ड नहीं लूंगा जी। तो उन्होंने कहा कि हमको चिंता है कि हम तो आपको दे रहे हैं लेकिन आप आएंगे कि नहीं आएंगे जी। फिर हम परिवार वालों ने उनसे बहुत विनती की कि नहीं बापू, आपके लिए नहीं हमारे लिए आप ले लीजिए, क्योंकि ये हमारा भी गौरव बढ़ाएगा और आपको मिलेगा तो ये हमें अच्छा लगेगा। तब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी जी। और उनको लगता था कि मैं उतने दिल्ली तक नहीं जा पाऊंगा। तो हम सब ने कहा कोशिश करेंगे, आपको अच्छे से ले जाएंगे, व्हील चेयर में ले जाएंगे। तो ये पहली बार हुआ कि स्टेज के ऊपर व्हील चेयर में लेकर के दादा साहेब फाल्के अवार्ड लेने के लिए कोई व्यक्ति को लेके गए और आगे चल के प्रेसिडेंट आए। प्रेसिडेंट कभी भी आगे नहीं चलते हैं, वो वहीं खड़े रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही उनकी व्हीलचेयर लेके हम अंदर गए तो आगे चल के प्रेसिडेंट आए देश के और उन्होंने उनको सम्मानित किया। और पहली बार हुआ कि जब स्टेज पे वो गए तो दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है पूरे उसमें गूंजा। क्या बात है। विज्ञान भवन में कार्यक्रम था और वो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि तब गाना बजाया जाता है। तो वो नियम को तोड़ा गया। उस स्टेज पे हम लेके गए उनको और वो गाना बजा और आप नहीं मानेंगे उस वक्त भी खड़े 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 लोग रोए हैं जी। और ये मुझे शत्रुघ्न सिन्हा जी ने भी बताया कि हम रोए।
यश चोपड़ा जी वहाँ खड़े थे, वो बाद में दौड़ के आए कि प्रदीप जी आज आपने हमको भी रुला दिया जी। वो भी ऑडियंस में थे जी। और कभी प्रदीप जी के चेहरे पर कहीं सुख और संतोष के चिन्ह नजर आए ना, कि वो संतुष्ट थे? वो संतुष्ट थे और उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ तुम लोगों ने मुझे कहा, नहीं तो मैं इसको भी मना कर देता, लेकिन ये मेरी आखिरी जीवन की पड़ाव में ये मिलना मेरे लिए बहुत मेरा भाग्य है। जी बिल्कुल। तो बताइए कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी आप? जो भी आपके पास हो, अगर मेरे जीवन में किरण है तो वो करवा दीजिए। चलिए सुनते हैं, ये बेहद खूबसूरत गीत। बहुत सुंदर गीत है। मेरे जीवन में किरण बन के बिखरने वाले, बोलो तुम कौन हो, बोलो तुम कौन हो। आँखों आँखों से मेरे मन में उतरने वाले, बोलो तुम कौन हो, बोलो तुम कौन हो। पिछले जन्म की कोई पहचान हो तुम। ढूंढता था जिसे दिल, क्या वही मेहमान हो तुम। अपनी मुस्कान से पागल मुझे करने वाले, बोलो तुम कौन हो, बोलो तुम कौन हो। मेरे जीवन में किरण बन के बिखरने वाले, बोलो तुम कौन हो, बोलो तुम कौन हो। आज क्यों ललचा रहे हो तुम मुझको, किधर उड़ा के ले जा रहे हो तुम मुझको। बात वो क्या है जो समझा रहे हो तुम मुझको। छुपके छुपके मेरी दुनिया को बदलने वाले, बोलो तुम कौन हो, बोलो तुम कौन हो। मेरे जीवन में किरण बन के बिखरने वाले, बोलो तुम कौन हो, बोलो तुम कौन हो। मितुल जी, जब बात चल रही है कवि प्रदीप जी की, तो कविता और लेखन तो खैर उनका मुख्य काम था, जिसमें वो बह रहे थे और कहें कि उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। लेकिन इसके अलावा जब वो कविता नहीं लिखते थे, लेखन नहीं करते थे, तो क्या करते थे? उनके और क्या क्या शौक थे जो आपको समझ आए? उनको गार्डनिंग का बहुत शौक था। हाँ, तो हमारे ऊपर टेरेस है, तो उस पे वो चले जाते थे और कई चीजें, जैसे उनको लगा कि ये पत्ते ठीक नहीं है, वो काटते थे। 2-2, 3-3 घंटे तक ऊपर गार्डन में अपना बिताते थे। और नीचे भी हमारे पास जितने भी आज बड़े बड़े ट्रीज हैं, वृक्ष हैं, आम के 4 हैं, 2 नारियल के हैं, जाम्बू समझते हैं आप, सफेद वाले, जिसको आप क्या बोलते हैं पता नहीं, सफेद जाम्बून। हाँ, काले नहीं, सफेद। हाँ। खैर एनीवे, वाटर एप्पल ऐसे कुछ बोलते हैं, जो भी होगा। उसके जितने भी हमारे गार्डन में आज जो हमारे वृक्ष हैं, वो सब मेरे पिता ने लगाए हुए हैं। क्या बात है। जब हमारा घर बना तब पूरा आसपास में ये बड़े बड़े वृक्ष आज खड़े हैं। तो गार्डनिंग का शौक, और वो जो देखते थे कि कहीं आम के पेड़ में कहीं कीड़े तो नहीं लग गए, अच्छा, तो वो उसको दवाई देना, ये करना, चाहे वो खुद ना दे, माली के पास करवाना। तो आज जो वृक्ष खड़े हैं वो मेरे पिता के कारण खड़े हैं। क्या बात है। और एक कड़ी पत्ता, उसका एक
छोटा सा लाए थे वो प्लांट, और आज बहुत बड़ा हो गया है और वो आज भी है उनका लगाया हुआ। जी, उनकी याद दिलाता होगा। हाँ, तो सभी मतलब वृक्ष जो है उनकी याद दिलाता है। हाँ, तो जब हम आपसे बात कर रहे थे, आपने कहा कि आपका घर ऐतिहासिक है और कवि प्रदीप जी ने बहुत ही शौक के साथ उस घर को बनाया, बहुत रुचि के साथ। तो बताइए ये क्या है, किस तरह से उन्होंने अपने मकान को बनाया, क्या किया? मकान को उन्होंने खड़े होकर के एक एक ईंट को देख के उनको जैसे लगवा रहे थे, तो वह खड़े रहते थे। ये नहीं कि उनको उन्होंने दे दिया कि आर्किटेक्ट को कि आप बना लो, नहीं। रोज सवेरे से शाम खड़े रहते थे कि ये यहाँ गलत हो रहा है, ये गलत है, ऐसे करो, ये मजबूत चाहिए, सीमेंट। आज भी हमारी जितनी भी दीवारें हैं उसमें कील भी नहीं ठोक सकते आप। अच्छा, इतनी मजबूत है। क्या बात है, इतने सालों के बाद। तो उनका मतलब ये है, हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा मंदिर है, घर नहीं है, मंदिर है जी, जो उन्होंने बहुत ही आत्मीयता के साथ जी उसको खड़ा किया। हाँ। है जी। मितुल जी, आज हमने इस कार्यक्रम में आपके पिता पर एक लंबी बातचीत की है। अब हम आपकी जिंदगी पर भी आते हैं। आपने ये तो बताया कि आपने लेखन को क्यों नहीं अपनाया, आपने कविता को क्यों नहीं अपनाया, लेकिन हम ये जानते हैं कि आप एक जानी मानी चित्रकार हैं और चित्रों के प्रति एक आपकी जो रुचि है उसका भी उदाहरण देखने को मिलता है। तो ये रुचि आपके मन में कैसे आई, ये रुचि कैसे पैदा हुई और किस तरह की आर्ट आप बनाती हैं, हमारे श्रोता ये जानना भी चाहेंगे। जैसा आपने कहा कि आप घर से निकली थी, पिता ने एक बार विरोध भी किया था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि आप बहुत अच्छी कलाकार हैं तो उन्हें आप पर गर्व भी महसूस हुआ। ऐसा है कि मैं करीब 44 साल से पेंटिंग सिखाती हूँ। जी, और मेरा आर्ट सेंटर है तुलिका आर्ट सेंटर, जिसमें बहुत सारे लोग सीखने के लिए अभी भी आते हैं। और जब मैंने शुरू किया 1982 में, तब भी लोग बहुत सारे आते थे, आज तक आते हैं। कैसे शुरू हुआ? जी, मैं जब छोटी थी, 2-3 साल की या 4 साल की रही होंगी, मेरी माँ ने मेरे हाथ में कलम थमा दी कि ये लो, इस पे तुम स्वस्तिक ड्रॉ करो। एक कागज दिया और एक पेंसिल दी और कहा कि स्वस्तिक निकालो। तो वो पहली बार था कि जो छोटे बच्चे ने लाइन कर कर के स्वस्तिक ड्रॉ किया। जी, मेरी माँ खुद बहुत अच्छी कलाकार थी, बहुत बढ़िया, मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ उनके सामने। इतना ब्यूटीफुल उनका आर्ट था, इतना अच्छे अच्छे से वो ड्राइंग्स बनाती थी। उनमें से मुझ में आया। जी, तो पिता का लिखना या गाना नहीं आया, लेकिन माँ का जो माँ की कला है वो मुझ में आई। तो वो जीन्स में आया। तो वहां से शुरू हुआ। फिर हर रंगोली निकालना, हर एक दिवाली के दिन या कोई भी अच्छा शुभ दिन हो तो लो बेटा ये लो, हाथ में पाउडर दे दिया, अब मोर करो, ओम लिखो, श्री लिखो, माता के पैर बनाओ, माता की जो होते हैं ना लक्ष्मी के, नवरात्रा में मनाते हैं, दीपावली में। तो वो सबसे शुरुआत हुई मेरी। लेकिन जब मैं स्कूल में पढ़ती थी या कॉलेज में पढ़ती थी, तब मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं रहा। मुझे कुछ और करना था। मुझे ये तो आपने बचपन की बात बताई जब माँ आपको ऐसा कहा करती थी। लेकिन बीच में मेरा वो बिल्कुल चला गया कि मुझे कुछ करना है, ड्राइंग नहीं, मुझे वो मजा नहीं आता है। मुझे लॉयर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे कुछ और कुछ करना है। तो पढ़ाई चलती रही। लेकिन उस बीच में मुझे ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कलर्स बनाती है, उनकी मालकिन मिली। जी, बोलती है आपका ड्राइंग तो बहुत अच्छा है, सुना है। मैंने बोला हाँ वो तो है। तो कहा कि क्यों नहीं आप सिखाते हो, हमारे 40 महिलाएं हैं। उनको हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सिखाइए, हमारी टीचर नहीं है। मैंने बोला मैं सिखा तो नहीं सकती हूँ। बोलती नहीं सिखा पाओगे, कोशिश तो करिए। और वो तब की बात है जब पिताजी ने विरोध किया। उन्होंने कहा 40 महिलाएं हैं, आप देखिए, कोशिश करिए, सिखाइए। मैं बोला ठीक है, कोशिश करते हैं। क्या करना था? कपड़े पे फैब्रिक पेंटिंग करना था, कपड़े के ऊपर पेंटिंग करना था। उन्होंने कहा ये रहा हमारे पास कलर्स हैं, हमारे पास तुलिका है, मतलब ब्रशेस हैं, आप आइए सिखाइए। कैसे सिखाना? हमने कोशिश की, सब खुश हो गए। मैं सक्सेसफुल हो गई सिखाने में। जी। तो वो भी मेरे अनायास हुआ है। जैसे कहते हैं ना कि जो एक लिखा हुआ होता है, आपके क्या कर्म है, आपके कर्मों में, मतलब जो लिखा हुआ है डेस्टिनी में, वही हुआ। जब मैं पैदा हुई थी तो ज्योतिष ने कहा था कि ये टीचर बनेगी। अच्छा। तो वो टीचर तो नहीं बनी स्कूल की, लेकिन मैं दूसरी टीचर बन गई। जी। तो वो पहली बार था, वो 40 महिलाएं खुश हो गई।
वो जो कलर बनाने वाली कंपनी के वो लोग थे, वो खुश हो गए, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा सिखाया। और हमारे पास लोग हैं, उनको भी सिखाइए, हमारे वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए आप पेंटिंग के। तो ये ऐसे शुरू हो गया। तो मेरी पढ़ाई तो मैंने कंप्लीट की, मैंने लॉ भी कंप्लीट किया, मैंने ग्रेजुएशन भी किया, लेकिन साथ साथ में ये भी चलता रहा। तो उसमें से मुझे मेरी एक पूरी जिंदगी का पूरा ट्रेंड बदल गया, मकसद मिल गया। और सिखाने में जो आनंद है वो समझ में आया कि जब स्टूडेंट आपके साथ में खड़े होके खुश होके जाते हैं, वो बात ही अलग है। बिल्कुल। तो जब गुरु बनते हैं ना, तो गुरु की और शिष्य की जो परंपरा है वो एक आपको अलग ही माहौल में ले जाती है और आपका जीवन बदल जाता है। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव, ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते दांव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते, भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते, कड़वे मीठे फल करम के यहाँ सभी पाते, कभी सीधे कभी उल्टे पड़ते अजब समय के पाँव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव, सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। क्या खुशियाँ क्या गम ये सब मिलते बारी बारी, क्या खुशियाँ क्या गम ये सब मिलते बारी बारी, मालिक की मर्जी पे चलती ये दुनिया सारी, ध्यान से खेना जग नदिया में बंदे अपनी नाव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव, सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। मितुल जी, तो हम ये समझ सकते हैं कि आपने अपनी जो आरंभिक शिक्षा थी वो अपनी माँ से ही ली? आपकी माँ ही आपकी गुरु रही? जी जी, एकदम से माँ ही गुरु रही। मैं बताऊं कि जब तक थी तब तक हमको लगता था कि नहीं, वो हमसे ज्यादा ही अच्छा करती हैं। क्योंकि उनकी भी एक आखिरी बात बता दूं कि वो जब मेरे पिता चले गए 98 में, उसके बाद में उन्होंने जितना जीवन जिया, वो एक तो रेडियो सुनती थी और दूसरा उनका काम था ड्राइंग करना। जैसे ही वो फ्री हो जाती, हाथ में कलम और हाथ में कोई भी जैसे पेपर आ गया, कोई भी सफेद रंग का कोई भी, हाथ में कलम लेके उसमें ड्राइंग करना शुरू कर दें। तो आज हमारे पास उनके हजारों ड्राइंग्स हैं। अच्छा। मेरे पिता के चले जाने के बाद और उनके चले जाने के बीच के उतने सारे उन्होंने ड्राइंग बनाए। पूरी रात दिन जब भी उनको समय मिला, कोई भी दूसरा सोचना नहीं, कुछ गलत सोचना नहीं, कोई दिमाग में टेंशन नहीं लेना, ड्राइंग करते। तो आपके लिए एक बहुमूल्य चीज है वो, तो बहुत बहुमूल्य चीज है मेरे पास, आज खजाना है वो। बिल्कुल।
आपने उस विधा को प्राप्त कर लिया जो हम कहीं सीख कर भी नहीं सीख पाते, है ना? वो गुरु ज्ञान उतनी शिद्दत और बारीकी से नहीं दे पाता कोई, जो आपने अपनी माँ से सीख लिया है। तो आज जब आप अपने बच्चे तैयार कर रही हैं, आपके यहाँ शिष्य आते हैं, आप उन्हें सिखा रही हैं, उनका भविष्य सुधार रही हैं, किस तरह की पेंटिंग सिखाती हैं बच्चों को आप? वैसे मैं सभी कुछ सिखाती हूँ, क्योंकि ड्राइंग पेंटिंग में मंदाकिनी जी ऐसा है कि उसमें आकाश ही जिसका मतलब अंत है, उतना सारा है, अनंत है। आप क्या सिखाएं, जिसमें आप ड्राइंग सिखाएं, आप कलर सिखाएं, आप चारकोल सिखाएं, आप हाथ से मिट्टी के आप सामान सिखाइए, आप स्कल्पचर सिखाइए, वो सब हम सिखाते हैं। और वो मैं सिखाती हूँ खुद भी, और मेरे साथ मेरे दूसरे टीचर्स भी हैं। तो सिखाने का तो बहुत सारा है, लेकिन मैं खुद क्या अच्छा लगता है मुझे, तो मुझे ऑयल कलर्स अच्छे लगते हैं। ऑयल पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग, जो ऑयल पेंटिंग का एक अलग सा रहता है और वाटर कलर अलग रहता है। तो पहले ऑयल पेंटिंग, दूसरा वाटर कलर। तो उसमें आपको बहुत स्वतंत्रता मिलती है, आप जो करना चाहो तो वो स्वतंत्र जो होता है ना, वो अच्छा लगता है। कहीं पर आप बंधते नहीं हो। अगर आप स्कल्पचर बनाते हैं तो आप वहाँ बंध जाते हैं जी, लेकिन कैनवास के ऊपर आप बंधते नहीं हो। क्या गढ़ते हैं, क्या पेंट करते हैं, आपका अपनी कल्पना शक्ति पर वही तो, वो कल्पना शक्ति उसमें बहुत ज्यादा स्वतंत्र है। तो आपकी तो आर्ट गैलरी भी लगती है, कहाँ कहाँ आप जाती हैं अपनी पेंटिंग्स को लेकर, और अभी तक कितने सारी जो है आपने आपको एक बात ये बताऊं कि मैं बहुत ज्यादा कमर्शियल काम नहीं करती हूँ। अच्छा जी। अगर मैं अपना एग्जीबिशन लगाती हूँ तो वो मैं बेचने के लिए नहीं लगाती हूँ, मैं सिर्फ डिस्प्ले के लिए लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं खुद ही इसका मैं मूल्यांकन नहीं कर सकती हूँ कि मेरी पेंटिंग का मूल्य क्या होगा। जी जी जी। तो ज्यादातर मेरे जो भी जितने भी मेरी कला है, मेरी वो है, तो मैं अपने लिए रखती हूँ। लोगों को डिस्प्ले के लिए मैं बनाते जाती हूँ, लेकिन मैं बेचती नहीं हूँ। तो जब भी मेरा एग्जीबिशन लगता है, कई जगह पे लगा, और हमारी खुद की आर्ट गैलरी बड़ी है जहाँ पर हम क्लासेस चलाते हैं, तो वहाँ पर भी हमारा बहुत अच्छा डिस्प्ले वगैरह रहता है। तो लोग आते हैं, देखते हैं। अगर कोई ऑर्डर देना चाहे कि भाई आपका ये बहुत अच्छा है, तो हम स्टूडेंट्स के ऊपर उसको छोड़ते हैं कि जो स्टूडेंट्स बना के उनको देते हैं। बहुत बड़ी बात, आपने अपनी कला को मतलब कमर्शियल रूप में नहीं देखा है, अपनी कला को एक कला प्रति रहने दिया है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं अपना मूल्य लगाऊंगी ना, तो हो सकता है कि मेरा काम थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब मेरा जो व्याप है वो कम हो जाएगा। तो इसके लिए मैं उसका मूल्य नहीं करती हूँ, वो वैसे ही रहता है वहाँ पर। आप मेरे कभी आर्ट गैलरी में आएंगे देखने के लिए, बिल्कुल, तो बहुत बड़े बड़े पेंटिंग्स लगे हुए होते हैं। जी। तो पहले बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आप? सबसे अच्छा रहेगा ऊपर गगन विशाल नीचे गहरा पाताल, क्योंकि हम अभी व्याप की बात कर रहे हैं और आसमान की बात कर रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये बेहद ही खूबसूरत गीत। जी। ऊपर गगन विशाल, ऊपर गगन विशाल नीचे गहरा पाताल, बीच में धरती वाह मेरे मालिक तूने किया कमाल। अरे वाह मेरे मालिक क्या तेरी लीला, तूने किया कमाल, तूने किया कमाल। ऊपर गगन विशाल, से रच दिया तूने सूरज अगन का गोला, एक फूंक से रचा चंद्रमाला लाखों सितारों का टोला। तूने रच दिया पवन झकोला, ये पानी और ये शोला, ये बादल का उड़न खटोला, जिसे देख हमारा मन डोला। सोच सोच हम करें अचंभा, नजर न आता एक भी खंभा, फिर भी ये आकाश खड़ा है हुए करोड़ों साल। मालिक तूने किया कमाल, ऊपर गगन विशाल। आ
रचा एक अद्भुत प्राणी जिसका नाम इंसान तूने रचा। तूने रचा एक अद्भुत प्राणी जिसका नाम इंसान, जिसकी नन्ही जान के भीतर भरा हुआ तूफान। इस जग में इंसान के दिल को कौन सका पहचान। इसमें ही शैतान छुपा है, इसमें ही भगवान। बड़ा गजब का है ये खिलौना, बड़ा गजब का है ये खिलौना, इसकी नहीं मिसाल मालिक तूने किया कमाल। ऊपर गगन विशाल आहा इंद्रजाल सा तूने रचा विधाता, तूने रचा विधाता। तू हम सब के बीच पता है फिर क्यों नजर न आता। पत्ता पत्ता लता लता पूछ रहे सब तेरा पता, कहाँ छुपा है ये तो बता, सामने आ जा अब न सता। एक बार तो झलक दिखा जा, एक बार तो झलक दिखा जा, कर जा हमें निहाल मालिक तूने किया कमाल। ऊपर गगन विशाल नीचे गहरा पाताल, बीच में धरती वाह मेरे मालिक तूने किया कमाल। अरे वाह मेरे मालिक क्या तेरी लीला तूने किया कमाल, तूने किया कमाल। ऊपर गगन विशाल आहा मितुल जी, गीत को सुनने के बाद तो क्या कहें, मतलब अचानक एक अलग सी फीलिंग्स आई है। बहुत ही शानदार गीत, बहुत ही गहरा गीत। तो मितुल जी, जब बात चल रही है आपकी पेंटिंग्स की, आपकी कलाकृति के बारे में, तो किस तरह की है ये कलाकृति? किस तरह की कला आप बच्चों को सिखा रही हैं या आप खुद कैनवास पर उतारती हैं इन कलाओं को? मेरे पास जैसे अलग अलग विधा है, अलग अलग टाइप के मैं पेंटिंग सिखाती हूँ, लेकिन जैसे समय बदलता है तो उस हिसाब से हम एब्स्ट्रैक्ट आजकल बहुत चला है जी। लोगों के पास, जैसे मैंने कहा, बहुत स्ट्रेसफुल लोगों की जीवन है, तो कहते हैं हमको 2 दिन में खत्म करना है, तो क्या कर सकते हैं? तो एब्स्ट्रैक्ट एक ऐसी है कि जिसमें आप 2 दिन में अपना मन का जो पेंटिंग है वो पूरा कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास समय है तो आप अच्छा सा पोर्ट्रेट करिए। पोर्ट्रेट करने में समय लगता है, अगर समय लगेगा तो आपको उतना कंसंट्रेशन करना है, ये दिमाग के लिए बहुत जरूरी है। और बच्चों को सिखाना जरूरी है कि आप कंसंट्रेट करिए, मन को शांत रखिए। तो उसके लिए पोर्ट्रेट है। चारकोल है, चारकोल एक ऐसा माध्यम है जो पाउडर है, वो पाउडर से आप पूरी कला को आप कैनवास पे उतारिए जी। तो ये एक है। और देवी देवताओं के जो पेंटिंग्स आजकल लोग बनाते हैं, तो उसमें अलग अलग हीरे जवाहरात, मतलब आर्टिफिशियल, वो लगा के करते हैं, तो उसको मिक्स मीडिया बोलते हैं। ठीक है। तो मिक्स मीडिया पेंटिंग भी मैं कराती हूँ, है ना। तो ये अलग अलग चीजें अलग अलग समय पे और अलग अलग, जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको अलग तरीके का करवाया, थोड़े बड़े हैं तो उनको अलग करवाया, बहुत बड़ी उम्र के लोग मेरे पास आते हैं। 80-80 साल की महिलाएं आती हैं सीखने के लिए। अच्छा जी। तो वो क्या सीखना पसंद करती हैं? वो कैनवस पे पेंटिंग करना सीखना उनको बहुत अच्छा लगता है। कपड़े पे पेंटिंग करना, अभी मेरे पास 2 हैं वैसी जो 80 साल के ऊपर की हैं, तो वो लोग दोनों कपड़े पे स्कार्फ बनाती हैं और अपने बच्चों को सबको गिफ्ट देती हैं।
तो अपना बनाया हुआ किसी को देना तो वो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। ऐसा बहुत सारा जो अलग तरीके का अलग टाइप के लोग हैं उनके लिए हम स्पेशली उनको समझाते हैं कि आप ये करिए। मॉडर्न आर्ट है, मॉडर्न आर्ट है, इस तरह का सभी तरह का मॉडर्न आर्ट भी बहुत चलता है। जैसे एब्स्ट्रैक्ट है वैसे मॉडर्न आर्ट। और बड़े बड़े कलाकारों की, जैसे बहुत बड़े मास्टर्स हो गए ना पुराने, वैन गॉग है या वैसे, उनके मास्टर्स की पेंटिंग हम सिखाते हैं कि देखिए उनका कैसा था और उनके ऊपर से आप इसको आप अपना पेंटिंग बनाइए। तो मितुल जी, हमारे देश में कहें या पूरे संसार में बड़े बड़े कलाकार हुए हैं, पेंटर हुए हैं, आप किन से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं? मेरी माँ से। उनका जैसा कोई नहीं। बहुत सुंदर। चलो चले माँ, चलो चले माँ, सपनों के गाँव में, कांटों से दूर कहीं फूलों की छाँव में, चलो चले माँ। हो रही सारी रेशमी घटाओं में, चलो चले माँ, सपनों के गाँव में, कांटों से दूर कहीं फूलों की छाँव में, चलो चले माँ। आओ चले हम एक साथ वहाँ, दुख न जहाँ, कोई गम न जहाँ। आओ चले हम एक साथ वहाँ, दुख न जहाँ, कोई गम न जहाँ। आज है निमंत्रण सन सन हवाओं में, चलो चले माँ, सपनों के गाँव में, कांटों से दूर कहीं फूलों की छाँव में, चलो चले माँ। रहना मेरे संग माँ हरदम, ऐसा न हो कि बिछड़ जाए हम। रहना मेरे संग माँ हरदम, ऐसा न हो कि बिछड़ जाए हम। घूमना है हमको दूर की दिशाओं में, चलो चले माँ, सपनों के गाँव में, कांटों से दूर कहीं फूलों की छाँव में, चलो चले माँ। मितुल जी, आपने बताया कि आप इतनी प्रकार की कलाएं जो हैं बच्चों को सिखाती हैं। जब इनसे आप फ्री होती हैं, अपनी पेंटिंग की दुनिया से आप अलग होती हैं, कला की दुनिया से अलग होती हैं, तो क्या करती हैं? इसके अलावा आपके और क्या क्या शौक है? हमारे श्रोता ये भी जानना चाहेंगे। मेरे शौक में मैंने भी गार्डनिंग को अपना शौक बनाया। लेकिन सबसे बड़ा तो आपको आश्चर्य ये होगा कि मेरे पास बहुत सारी बिल्लियां, कुत्ते और खुले में रहने वाले बहुत सारे पंछी हैं। अच्छा। जो खुले में रहने वाले मतलब मेरे घर में बंद नहीं है। हाँ। लेकिन वो मेरे अपने हैं। जो कौवे हैं, पैरट्स हैं, तोते हैं, छोटी छोटी गिलहरियां हैं। वो आपके घर के आजू बाजू रहती हैं और रोज खाने के लिए आती हैं। तो बिल्लियां और कुत्ते तो घर में रहते हैं और ये सब पूरा माहौल जो है पूरा जैसे एक जंगल जैसा माहौल है। और मेरे पिता ने एक गीत लिखा था, बापू ने, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तो तेरे द्वार खड़ा भगवान में कोई छोटा अगर बच्चा भी आ गया बिल्ली का, तो ये तो नहीं पता हमको कि ये भगवान है कि नहीं है। हो सकता है छोटा रूप लेके आए हैं, हो सकता है कि वो एक कौवा बैठा हुआ है, वो भी एक भगवान का स्वरूप है। तो वो आपके पास पानी या खाना मांगने आया है। तो कभी भी किसी को निकालो मत घर से, भूखा मत भेजो। तो ये है तेरे द्वार खड़ा भगवान। तो ये सब भगवान है हमारे लिए। तो कितनी बिल्लियां पाली हैं आपने और कितने कुत्ते पाल रखे हैं? अभी तो 4 कुत्ते हैं और 40 बिल्लियां हैं।
क्या कह रही हैं? हाँ जी। 4 कुत्ते और 40 बिल्लियां, और कुत्ते बिल्ली साथ रहते हैं? साथ रहते हैं और कुत्ते बिल्लियों से डरते हैं। ये तो आप मजाक कर रही हैं। नहीं, बहुत सही कह रही हूँ। हमारी बिल्लियाँ बहुत ही तेज है, तगड़ी है, बड़ी, और कुत्तों को डराती हैं। तो 40 बिल्लियों को आप कैसे पालती हैं? बस वो हो जाता है, जैसे मैंने कहा कि सब भगवान के आशीर्वाद हैं, तो हो जाता है सब। जी। तो बहुत बहुत मतलब एक अद्भुत बात आप कह रहे हैं, और इतना आश्चर्य हो रहा है कि 40 बिल्लियां आपने पाल रखी, वो आपके परिवार की सदस्य हो गई। वो परिवार है और सबके नाम है। जी, जैसे जैसे जिंजर है, जैसे कालू है, अच्छा, है ना, जैसे ब्राउनी है, हाँ, ब्लैकी है। उनको पता ही उनके नाम है? हाँ, सिम्बा है, बहुत सारे हैं। अजीब अजीब नाम भी है, जैसे टिन है तो दूसरा है चिन, जैसे चुन भी है। सो किटकैट भी है। अच्छा, ये सभी बिल्लियां आपका कहना मानती है? हाँ, मानती भी है और सामने गुस्सा भी करती है। क्या बहुत हो गया। जी। कभी ऐसा हुआ कि इन बिल्लियों ने गुस्से में आकर आपकी ही पेंटिंग को फाड़ दिया हो, खुरच दिया हो अपने नाखूनों से, और आपको बहुत गुस्सा आया हो इन पर? ऐसा हाँ करते हैं कभी कभी, लेकिन गुस्सा नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरे बच्चे हैं। हाँ, क्या बात है, बहुत सुंदर। तो यानी कि आपके घर में एक भरा पूरा जंगल है? पूरा जंगल है, और बहुत मेहरबानी है कि कभी कभी मैं चेयर पे बैठ सकती हूँ। तो मितुल जी, आप कहें तो ये गीत हम आपको सुनवा दें, तेरे द्वार खड़ा भगवान। जरूर सुनवाइए, जरूर सुनवाइए। तेरे द्वार खड़ा भगवान हो, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। ओ भगत भर दे रे झोली। डोल उठी है सारी धरती, देख रे डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती, देख रे डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, कर ले रे मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। ओ भगत भर दे रे झोली। आज लुटा दे रे सरबत अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे रे सरबत अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपना दान, भगत भर दे रे झोली।
अब हम बस चलते चलाते आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमारे महान कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल जी और एक बहुत बड़ी कलाकार पेंटर मितुल जी। वो क्या कहना चाहती है अपने श्रोताओं को, अपने पिता के बारे में और अपने बारे में? पिता के बारे में तो यही है कि बस उनके जो संदेश हैं उसको आप मन से सुनिए, आत्मसात कीजिए और देश को सबसे आगे रखिए। ऊंच नीच या कौन क्या है वो मत सोचिए और प्रेम से जिंदा रहिए एक दूसरे के साथ। जी। और मैं ये कहना चाहूंगी कि कला एक ऐसा माध्यम है जो मैंने देखा है बहुत करीब से, उसको अगर आप अपने जीवन में लाएंगे तो जीवन की कई मुश्किलें, कई स्ट्रेस बहुत कम हो जाएंगे। तो कला को अपनाइए जी, चाहे कोई भी कला हो उसको अपनाइए। जी, बहुत खूब, बहुत शानदार। मितुल जी, आप स्टूडियो में आई हैं और आपने आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपने पिता कवि और गीतकार प्रदीप जी को याद किया, हमारे साथ उनकी जिंदगी को साझा किया, उनकी बातों को, उनके लेखन को साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य वक्त विविध भारती के लिए निकाला। आपको हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। मैं आभारी हूँ। विविध भारती, मैंने जैसे पहले ही कहा कि हमारी रग रग में बसा है जी, और आपके साथ बात करके, यहाँ सबसे मिलके बहुत खुशी हुई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से विविध भारती में आने के लिए। और दोस्तों, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे थे गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से। और आज की ये बातचीत बस यहीं तक। अब मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार। अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये था तीसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहयोग अनुश्री गुप्ता का था। संपादन सहायक झरना सोलंकी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम समाप्त होता है। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के।